सो वेलकम टू माय वंडरफुल स्टूडेंट्स इन योर टैक्सेशन क्लास। चलो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको कौन फ्रेम कर रहा है, पार्लियामेंट फ्रेम कर रही है, क्यों कर रही है, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि ये जो इनकम टैक्स लॉ है इसके डिफरेंट डिफरेंट कौन से कंपोनेंट्स है जिसको कि मिलाकर वो कंप्लीट इनकम टैक्स बनता है। ठीक है, इट मीन जब भी इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको पता है कि भाई ये काम ऐसे करना है, टैक्स ऐसे पे करना है या ऐसे, तो कौन बताएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इनकम टैक्स लॉ में हमारे बेसिकली इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया में बेसिकली 5 आपके कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी कंसेप्ट्स को, सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स होता क्या है ना, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, पहले तो सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले ना एक दो हमारी टर्म्स हैं डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकम टैक्स, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम सब 11th क्लास से, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो 11th क्लास से, अदरवाइज अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो तो स्टिल आपने अकाउंट्स किया होगा, आपके इंटरमीडिएट लेवल पर पेपर 1 है आपका अकाउंटिंग का। ठीक है, अब स्टूडेंट अकाउंट्स में हम कैसे करते हैं कि अगर हमें पूरे साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जर्नल बनानी है, लेजर बनाना है, कुछ भी, तो आप एक साल के लिए कंसिडर कैसे करते हो कि आपको पता होता है कि जो वो अकाउंटिंग ईयर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप एक पूरे साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप उस साल को जिसकी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसमें आप ये निकाल रहे हो कि इतना प्रॉफिट इतना लॉस, तो आप उसको बोलते हो फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हो? फाइनेंशियल ईयर, या फिर द सेकेंड नेम विच वी नॉर्मली नॉन इट एज अकाउंटिंग ईयर। ओके, अब स्टूडेंट्स जो वो फाइनेंशियल ईयर होता है या फिर जो अकाउंटिंग ईयर होता है, आप उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट या लॉस आपका कंप्यूट कर लेते हो। लेकिन इनकम टैक्स में देखो कि इन टर्म्स को आप कैसे प्रोनाउंस करने वाले हो, इनकम टैक्स के वे से, इनकम टैक्स की नजरों से अगर मैं देखूं तो इन टर्म्स को आप क्या बोलोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, इनकम टैक्स में हमारा जब भी साल स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1st जनवरी ऑफ एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट एज न्यू ईयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अभी 2021 की, तो हमने 1st जनवरी 2021 हमने सेलिब्रेट किया एज न्यू ईयर। ओके, बस स्टूडेंट्स अगर अब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, टैक्सेशन के स्टूडेंट्स हो, बेसिकली टैक्सेशन स्टूडेंट्स हो ना, तो अपने न्यू ईयर को एक बार यहाँ सेलिब्रेट करते ही हो, एक डेट को और कर लिया करो, एंड दैट इज 1st April. Yes, and students, I am not making your April fool. That date is exactly 1st April. कौन सी डेट है? 1st April. तो देखो स्टूडेंट, टैक्सेशन में हमेशा जब भी कोई साल स्टार्ट होता है ना, मतलब टैक्स की नजरों से आपने एक ईयर को कैसे कंसिडर करना है, तो वो साल आपका, वो ईयर, वो डाटा इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st April ऑफ एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस साल की बात करूं, जो भी आएगा, या चलो जो साल हमारे लिए रेलिवेंट रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज 1st April 2020 से स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हुआ, एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 31st March 2021। इट मीन्स नॉर्मली कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है, लेकिन टैक्सेशन के लिए ये साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को वो साल खत्म होता है। ठीक है, रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, इफ वी आर अगेन टेकिंग द फास्ट ट्रैक बैच, तो आपको पता है हमने रेगुलर बैच में भी ये सेम चीज डिस्कस की हुई है। ठीक है, फास्ट ट्रैक में आपका जो डिफरेंस चल रहा है दैट इज कि मेरे जो बोलने की स्पीड है उसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, जिससे आपके 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलो, अब 1st अप्रैल से साल स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है 31 मार्च को। इट मीन स्टूडेंट्स यहाँ के लिए जो आपका ईयर रहेगा, that will be known as, that will be started from 1st April 2020 or 1st April of any year to 31st March of the subsequent year. Clear?
अब देखो कैलेंडर में हमें पता होता है अच्छा भाई 2020 चल रहा है, या अब की बात करूं 2021 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये जो डेट्स है इसमें 20 भी आ रहा है 21 भी, तो इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हो? तो इट इज नॉन एज 2020, 2020, 21। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2021 को वो खत्म होगा, ठीक है। इससे निकालना क्या है हमें? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता है हमें प्रॉफिट और लॉस चाहिए, हम इसकी कंप्यूटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें उसका टैक्स कैलकुलेट करना होता है कि कितनी इनकम आई है और कितने पर कितना टैक्स पे करना है। तो अब कैसे करोगे आप खुद सोचो। अगर मैं बात कर रही हूँ कि 27 जनवरी 2021 को, क्या आप ये कंप्यूट कर सकते थे? इट मीन्स इन द मिड ऑफ द ईयर 2020 कि भाई हमारा टैक्स कितना बनेगा? नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? आप तभी तो कर पाओगे जब ये साल एंड होगा। अब आपको क्या पता कि 27 जनवरी के बाद आपकी कितनी इनकम होने वाली है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितने पर टैक्स पे करना है? यू डोंट नो ना, क्योंकि इनकम नहीं पता। तो क्या करते हैं इसीलिए स्टूडेंट्स कि 31 मार्च 2021 के बाद, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है उसकी असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट का मतलब होता है कि उसका टैक्स निकाला जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की जाती है 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इट मीन 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो जाएगा ना, तो 1 अप्रैल 2021 से उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 2022, ठीक है। तो इस साल में, इस टाइम पीरियड में, ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है इसमें हम करते हैं पिछले साल की असेसमेंट। क्या करते हैं हम? इस वाले पिछले साल की असेसमेंट। नॉर्मली स्टूडेंट देखो, अब चलो छोड़ो ये मत सोचो कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है साल खत्म होगा तो नेक्स्ट डे से उसको आप कंप्यूट कर पाओगे ना कि भाई कितनी पिछले साल में इनकम हुई है, कितना टैक्स पे करना है। वेरी ऑब्वियस। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारी टैक्सेशन लैंग्वेज में जिस साल हम असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। कि AY जो है दैट इज नॉट अकाउंटिंग ईयर, इट इज एन असेसमेंट ईयर। क्या है ये? असेसमेंट ईयर मींस जिस साल में आप असेसमेंट करोगे, टैक्स को कंप्यूटेशन करोगे। तो ठीक है, तो मैम फिर पिछले वाले साल को क्या बोलना है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को। क्या अब हम इसको भी फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे? नहीं स्टूडेंट, टैक्सेशन में हम इसको बोलेंगे जिस साल के लिए हम टैक्स निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। अब आप याद कैसे रखोगे इसको? तो देखो टर्म बहुत इजी है। असेसमेंट ईयर आपको समझ आ गया, जिस साल असेसमेंट करोगे, किस साल की करोगे? पिछले साल की। इंग्लिश में पिछला क्या है बोलता है? प्रीवियस। सो दैट इज द प्रीवियस ईयर। ओके, चलो, तो आपको ये दो कंसेप्ट समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब आपकी एग्जामिनेशन दैट इज फॉर योर मई 2021 एंड फॉर योर नवंबर 2021, प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल रहेगा एग्जामिनेशन में? तो वो रहेगा यही सेम ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2020 2021। और इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा इससे एग्जैक्ट अगला साल, दैट इज 2021 2022। ओके, समझ आया? तो हमें जितने भी रूल्स होंगे वो इसी साल के लिए हमारे सिलेबस पर एप्लीकेबल रहेंगे, एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। अब आता है स्टूडेंट्स कि हमारे इनकम टैक्स लॉ के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। सो द फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट इज, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज नॉट द बेसिक, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट आने वाला है वो है इनकम टैक्स एक्ट। अगेन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बुक में प्रोवाइड है आपको। जहां लिखना होगा रजिस्टर पे आई विल टेल यू। ओके, इनकम टैक्स एक्ट। अब स्टूडेंट्स ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है? स्टूडेंट हमारे पास ना एक एक्ट है, जैसे आपको पता है कि अगर आपको मोटर व्हीकल्स को रजिस्टर करवाना है या फिर प्रॉपर्टी सेल करनी है, हर बात के लिए आपके पास एक्ट आता है। आपने बिजनेस लॉ में पढ़े होंगे बहुत सारे एक्ट, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें एक्ट में उसके सारे लॉ लिखे होते हैं, उससे रिलेटेड लिखा होता है कि भाई कैसे क्या चलेगा, क्या क्या लॉज उस पर क्या क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, इन द सिमिलर वे हमारे पास इनकम टैक्स के लिए भी एक्ट है।
जैसे पार्टनरशिप एक्ट का ईयर 1932 है स्टूडेंट, इनकम टैक्स एक्ट का साल है, ईयर है 1961, ठीक है। ये आपके पूरे इनकम टैक्स के लिए, इनफैक्ट इवन फॉर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइफ और फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट इज CS, CMA, CA, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम गलती से भी भूल नहीं सकते। कौन सा साल है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब स्टूडेंट, क्योंकि ये एक्ट जो है, इसका ईयर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 ना, तो ये एक्ट जो एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ था, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1 April. It means the date on which this act comes into force in India is 1 April 1962. ओके, सो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, ये मैंने लिखा हुआ है बुक में भी, कि किस साल से किस डेट से इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हुआ इंडिया में, सो दैट इज 1 April 1962 से, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का ईयर है 1961। ओके, अब स्टूडेंट 1961 से ही ना इसमें बहुत सारे जो हैं उसके लॉज रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन खुद सोचो 1961 वाले जो लॉज हैं, क्या वो आज 2021 में क्या ये एप्लीकेबल होने चाहिए? नहीं। उस टाइम पर कुछ और वैल्यू थी, इस टाइम पर उसी सेम चीज की कुछ और वैल्यू है। सारे हमारे जो है, सारे जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। उस टाइम पर अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी किसी किसी के पास होती थी, अब ऐसा नहीं है ना, इट्स अ कॉमन। या मैं बोलूँ तो उस टाइम पर गोल्ड का रेट बहुत डाउन था, बहुत अप है, तो आप दोनों बातों को कंपेयर कर ही नहीं सकते, बहुत फर्क है। तो फिर मैम आज तक भी ये एक्ट एप्लीकेबल कैसे हो रहा है? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हर साल ना हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक फाइनेंस एक्ट लाते हैं। अभी बात करेंगे कैसे लाते हैं ये फाइनेंस एक्ट होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, बिकॉज इट इज बेसिकली फॉर अ ईयर, ठीक है, एक साल के लिए आता है। अब स्टूडेंट, इस एनुअल फाइनेंस एक्ट में वो बहुत सारे अलग अलग लॉज लाते हैं, कि जैसे मान लो कि इनकम टैक्स एक्ट 19, टेकिंग एन एग्जाम्पल ओनली, वहां पर बोला कि भाई टैक्स का रेट जो है वो 2% रहेगा, इनकम का 2% टैक्स देना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, अप टू 2,50,000 वाले को, जिसकी 2.5 लाख तक की इनकम है, उसको देना ही नहीं, 2.5 से 5 है तो 5% दो, ऐसा करके वो कुछ लाए। तो ये वाले जो स्टूडेंट चेंजेस आते हैं ना, ये सब फिर एप्लीकेबल होते हैं इन सबको अप्लाई कर दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। एंड इन दैट वे स्टूडेंट, आज भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हर साल उसमें चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस किसके थ्रू आते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है कि चलो पहले तो हम ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसको पढ़ लेते हैं। कम ऑन द पेज नंबर 3। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट के बाद एक्सप्लेनेशन लिखा है, दैट इज अ मिस प्रिंटिंग, इसको यहाँ से आप कट कर लीजिए और यहाँ लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव कंपोनेंट्स, ओके। क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स है 5 कंपोनेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन ये मैं ऊपर मैंने यहाँ पर इसको सीरियल दे दिया है, नाम दे दिया है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब देखो इनकम टैक्स एक्ट कौन से एक्ट, इनकम टैक्स जो है इंडिया में वो कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है? जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ऐसे ही इनकम टैक्स के लिए है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसा आपने जीएसटी में किया है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइटर से मार्क किया है, इन द सेम वे डू दिस थिंग राइट नाउ, ओके। कब आया था? 1 April 1962 को आया। अब बात आती है कि इसमें जैसे पार्टनरशिप एक्ट में आपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हम पढ़ते हैं, सेक्शन 32 पढ़ा है हमने, सेक्शन 30 पढ़ा है, वो सब। ऐसे ही टोटल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने सेक्शंस हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। द टोटल सेक्शंस आर 298 सेक्शंस। यस, यू हर्ड इट राइट स्टूडेंट, 298 सेक्शंस, मतलब सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 298 तक है। मैम टेंशन हो गई, 298 सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में बहुत थोड़े सेक्शन है, ठीक है। ये तो कंप्लीट सेक्शंस बता दिए कि कितने हैं। फिर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केड्यूल्स डिस्कस किए थे, ऐसे ही स्टूडेंट इनकम टैक्स एक्ट में भी स्केड्यूल्स है। कितने स्केड्यूल्स है? सो देयर आर टोटल 14 स्केड्यूल्स, ठीक है। ये 14 है, ये रोमन नंबर में दिया हुआ है, आपको भी रोमन नंबर में ही ये लिखना होता है। अब बात आती है कि ये कहाँ पर पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि कितने टोटल सेक्शंस हैं, तो ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कितने टोटल स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है ना
जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ, एक मिनट, लेट मी इरेज इट, ओके। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी इरेज इट। आज मेरे पास तो यही स्क्रीन है ना, आप तो अपनी नोटबुक का पेज, आप उसको फोल्ड अपने दूसरे पेज पे आ सकते हो, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि चलो एक काम करो, माय बेस्ट फ्रेंड पे ना एक ऐसे लिख के दिखाओ। मैम ये तो बहुत छोटे होते हुए लिखते थे, कोई बात नहीं ना, याद तो है। हाँ, उसमें आप क्या करते थे, आपने ऊपर लिख दिया कि भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम ये है, इसकी ये फॉलोइंग क्वालिटीज हैं, ठीक है। फिर आप नीचे डालते थे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 की गुड हैंड राइटिंग है, कोऑपरेटिव है। अब आप कह रहे होंगे मैम नहीं है, अरे होते होते हमें लगता नहीं, बट होते हैं, ठीक है, तभी तो बेस्ट फ्रेंड्स है। थर्ड नंबर की अच्छी नेचर है, जो भी है, ठीक है। क्या कहते थे हम इसको कि ये तो हो गया भाई मेन उसके बारे में, ये आगे है उसके फर्दर पॉइंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट इनकम टैक्स एक्ट में एक तो हो गए सेक्शंस, ठीक है, जो मेन आ गए। सेक्शंस के भी स्टूडेंट्स आगे ना फर्दर सब सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सब सेक्शन, या फिर क्या होते हैं इसके स्टूडेंट, इसके होते हैं क्लॉजेस और सब क्लॉजेस। अब ये क्लॉजेस सब क्लॉजेस क्या है ना, ये देखना है हमें। ये तो हमें समझ आ गया कि इसके आगे के जो फर्दर पॉइंट्स हैं, जैसे हम नॉर्मली में पैराग्राफ में सीरियल नंबर में आगे पॉइंट्स डालते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है उसके भी आगे ए क्वालिटी, बी सी करके, सो दैट इज उसके पॉइंट्स को यहाँ पर बोलेंगे सब सेक्शन और क्लॉजेस। तो मैम फिर ये दो नाम क्यों है? बिल्कुल बता देते हैं क्यों नाम है। देखो, अगर ना स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि एक क्लास में ना एक टीचर ने बनाया कि भाई स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए, ठीक है, उन्होंने लिख दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि एग्जाम्स हुए तो मार्क्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ रोल नंबर लिखा, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ओके। उन्होंने लिखा भाई रोल नंबर 1 के आए हैं 99 आउट ऑफ 100, यस आउट ऑफ 100, अब आपको भी बड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं। रोल नंबर 2 के 89, देन 70 आए हैं, 65 आए हैं और 98 आए हैं, ठीक है। स्टूडेंट, क्या ये जो रोल नंबर 1 है या रोल नंबर 2 है, इनकी आपस में कोई डिपेंडेंसी है? मतलब 99 और 89 आपस में क्या डिपेंडेंट मार्क्स है? नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक क्लास के डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब ये आपस में इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट मार्क्स नहीं है। समझो मैं कहाँ से कंसेप्ट आपको अभी ज्वाइन करवाऊंगी, आपको समझ आएगा। द कंसेप्ट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू देन। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, एक और शीट रेडी की है टीचर ने और उसमें लिखा है कि क्लास का एक स्टूडेंट है, दैट इज रोहित, ठीक है। अब इस रोहित के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 78। हिंदी में कितने हैं? 95, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैथ्स में कितने हैं? 97, ओके। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि एक ही पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब कि आपस में डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड मार्क्स हैं, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपस में डिपेंडेंट हो गए और ये हो गए इंडिपेंडेंट। ऐसे ही स्टूडेंट्स जब टैक्स में कुछ सेक्शंस के आगे के फर्दर पॉइंट जो ऐसे होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको तो हम कहेंगे क्लॉजेस। क्या कहेंगे? क्लॉजेस, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ये वाला एग्जाम्पल अपने रजिस्टर में आप नोट डाउन कर लेना, दैट इज योर विश। चाहते हो कर लेना, अदरवाइज याद है तो मतलब अगर आपको ऐसे ही आपको लग रहा है कि समझ आ गया है कि रिवीजन करते टाइम भी याद आ जाएगा तो रहने देना, बट मेरे अकॉर्डिंग बना लेना इसको। चलो, और जो ये मार्क्स आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट है, कि एक ही पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दे दिए कि इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, हिंदी में इतने, मतलब डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड अप आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सब सेक्शन, ठीक है। तो जहां पर डिपेंडेंसी है, एक ही रोहित के इंग्लिश हिंदी के मैथ्स के मार्क्स में डिपेंडेंसी है, लिंक्ड अप है, दैट इज सब सेक्शन। इंडिपेंडेंट है तो वो आएंगे क्लॉजेस, उसको हम बोलते हैं क्लॉजेस। और इस क्लॉजेस के भी आगे अगर कुछ फर्दर पॉइंट्स आते हैं तो दैट आर सब क्लॉजेस। क्लियर? अब इसको मैं समझाती हूँ आपको, ये तो था नॉर्मल वे, इनकम टैक्स की लैंग्वेज से आपको अब मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉजेस की। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बताती हूँ, अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी डेफिनेशन है ना इनकम टैक्स की,
that are defined in the section number 2. ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट, अभी सिर्फ पॉइंट पढ़ना, ठीक है। एक पॉइंट है 1A जिसमें कि स्टूडेंट डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड इनकम होती है वो क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम। फिर एक क्लॉज है 1B, उसमें लिखा हुआ है कि अमलगमेशन की डेफिनेशन क्या है। अब अगर आपने अकाउंट्स कर लिया, अमलगमेशन मतलब क्या होता है बता देती हूँ वैसे आपको स्टूडेंट, जब दो कंपनीज मिलकर एक बिजनेस बना लेती हैं, अभी सिर्फ इतना समझ लेना, तो वो अमलगमेट हो जाती हैं, ठीक है, अमलगमेशन हो जाता है। अब ये बात बताओ, क्या ये 1A और 1B के जो पॉइंट्स है ये आपस में डिपेंडेंट है? नहीं। अब 1A बता रहा है एग्रीकल्चरल इनकम, तो 1B बता रहा है अमलगमेशन, आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये 1A और 1B इस सेक्शन के क्लॉजेस हैं। क्या है? क्लॉजेस हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स में बात करती हूँ, एक हम पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें वो क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें एक पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है तो वो टोटल इनकम कैसे निकलती है, ठीक है। अब इसमें भी ना स्टूडेंट दो आगे पॉइंट्स है, फर्दर पॉइंट्स है कि ये टोटल इनकम कैसे बता रहा है कि एक सेक्शन 5 का एक सबसेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 है, वो बताता है कि भाई अगर टोटल इनकम निकालनी है रेजिडेंट पर्सन की, रेजिडेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट रेजिडेंट का मतलब अभी के लिए समझो जो इंडिया में ज्यादा रहा, ठीक है। पॉइंट 2 पे कि नॉन रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में कंपेरेटिवली कम रहा, कैसे कम रहा सब पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, अभी सिर्फ इतना समझो, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम अमलगमेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर 5 जो बता रहा है वो टोटल इनकम बता रहा है किसकी, रेजिडेंट की कैसे निकालनी है, नॉन रेजिडेंट की कैसे, मतलब ये बता रहा है कि टोटल इनकम में स्टूडेंट सब सेक्शन नंबर 1 ने बता दिया भाई टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, सब सेक्शन 2 ने बताया टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब ये आपस में डिपेंडेंसी आ रही है, ये इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये आए सब सेक्शन, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में इतनी डिटेल में नहीं पूछने वाले, बट फास्ट ट्रैक में भी मैंने इसको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि प्रोफेशनल बनने वाले हो तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए जो यहाँ पर आएगा दैट इज ओनली द मीनिंग, वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 मार्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये है आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉज। लेकिन जब वो सेक्शंस आपस में पॉइंट्स, उसके फर्दर पॉइंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, कि अगर आपको पूरा सेक्शन समझना है ना तो आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे, मतलब अगर आपको सेक्शन 5 पूरे अच्छे से समझना दैट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो आप टोटल इनकम सिर्फ तब निकाल पाओगे जब आपको सब पॉइंट्स पता है, इट मीन्स दैट आर सब सेक्शन, ओके। यही था स्टूडेंट्स हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये थे हमारे सेक्शन और सब सेक्शन, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कुछ और टर्म्स हैं जो आपके इनफैक्ट टेक्स्ट में भी और आपके लॉ में भी यूज होंगी, बहुत ज्यादा वो मैं बताती हूँ। अब जैसे ना स्टूडेंट सेक्शन नंबर हमारा ना एक सेक्शन होता है 80 GGB और एक होता है सेक्शन 80 GGC। अब देखो ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो 80 GGB सेक्शन है, आप अभी टेंशन ना लो, अच्छे से आपको याद करवाऊंगी कि कैसे करना है, बड़े इजीली याद होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमें मतलब समझना है क्योंकि चैप्टर 1 इज द फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। अब उसमें वो क्या सिखाते हैं ना स्टूडेंट्स कि मान लो किसी पर्सन की टोटल इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी डिडक्शन मिल जाती हैं कि अगर इस तरीके से आपने एक्सपेंड किया तो भाई डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको यहाँ से इनकम आई है इस सोर्स से तो डिडक्शन मिल जाएगी, क्लियर। सो दैट इज अबाउट द डिडक्शंस कि आपको कैसे मिलने वाली है। अब स्टूडेंट 80 GGB and 80 GGC provides for deduction from gross total income in respect of contributions made by companies and other persons respectively to political parties or an electoral trust। अब फ्रेंड जो 80 GGB है ये क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन है, चलो कंपनी की बात करते हैं पहले, कि अगर कोई कंपनी है स्टूडेंट्स और उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दे दिया,
ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को कुछ डोनेशन दे दिया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को। तो वो ये कहते हैं भी आप पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी डोनेशन करोगे वो आपके लिए डिडक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने 7 लाख रुपए डोनेट कर दिए थे, दान दे दिए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, इनफैक्ट स्टूडेंट्स मैं दान भी नहीं यहाँ पर कहूंगी, बिकॉज फिर वो एक सेक्शन 80G आता है जिसमें डोनेशन की बात होती है, एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, पैसा दिया है पॉलिटिकल पार्टी को कि ठीक है भाई आपकी फंडिंग के लिए पैसा दे रहे हैं 7 लाख, तो वो कहेंगे भाई इस 7 लाख को कर लो माइनस, आपने तो पैसा दे दिया ना, किसको, पॉलिटिकल पार्टी को दिया, फायदा हुआ तो उन्होंने इनफैक्ट लॉ में डाल दिया, ठीक है, तो अब सिर्फ 3 लाख रुपए पर ही टैक्स देना है, ओके। ये था सेक्शन 80GGB। लेकिन 80GGB में एक बात लिखी है कि जितनी भी कंट्रीब्यूशन करोगे दैट शेल बी डिडक्टेबल बट एक्सेप्ट इन द केसेस जब वो जो कंट्रीब्यूशन की है अगर आपने वो कैश में जाकर दी है, नकद दिया है, कैश दिया है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब स्टूडेंट 80GGB ने कहा भाई ऐसा ऐसा होगा बट एक्सेप्ट अगर कैश में नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट उन्होंने क्या कह दिया भाई, एक एक्सेप्शन डाल दी कि अगर कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी एक्सेप्शन टू अ सेक्शन को कहते हैं, मतलब सेक्शन ये कह रहा है लेकिन इस सेक्शन की एक्सेप्शन है, इसको बोलेंगे प्रोवाइजो। क्या बोलेंगे, प्रोवाइजो। मतलब एक्सेप्शन जो होती है किसी सेक्शन की उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। तो आप चाहो तो लिख भी लो, बुक में यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है ना, ये वर्ड्स लिख लो जिससे ध्यान रहे। प्रोवाइजो मतलब ये प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन डिफरेंट वर्ड होता है, दैट इज प्रोवाइजो, दैट इज PROVISO। सो एक्सेप्शन टू अ लीगल रूल, जब भी किसी सेक्शन की, सब सेक्शन की, क्लॉज की, किसी भी लॉ की एक्सेप्शन आती है तो उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट्स एक होता है सेक्शन 80GGC विच इज एप्लीकेबल फॉर अदर पर्सन, की कंपनी नहीं कोई अदर पर्सन है, ह्यूमन बींग बना है। अभी सेक्शंस पे मत जाओ, आपको 80GGB से ही समझो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि प्रोवाइजो का मतलब क्या है। फिर होता है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, देखो अगर किसी भी प्रोविजन का, प्रोविजन मतलब लॉ का कोई एक्सेप्शन है तो उसको प्रोवाइजो कहते हैं, क्लियर। फिर एक होती है एक्सप्लेनेशन, एक टर्म है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब जिसमें कि एक्सप्लेन किया हो, अब ये तो हमें पता ही है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स कि जब भी किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन आया 80GGB, ठीक है। अब मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो दैट शेल बी डिडक्टेबल, लेकिन अब नेक्स्ट बात आती है, ये पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, क्या आप अपने पड़ोसी को पॉलिटिकल पार्टी कहोगे, नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी को का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिया हुआ, इसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, क्लियर। सो बस यही था स्टूडेंट्स इसमें। एक्सप्लेनेशन टू अ सेक्शन और सबसेक्शन क्लॉज गिव्स अ क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजन, जो प्रोविजन दिया है उसके रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन है, या फिर अगर आप यहाँ पे एक काम करो, बताऊंगी क्यों लिखा रही हूँ, वर्ड लिखो कि उसकी डिस्क्रिप्शन है, या हिंदी में लिख लो ना, समझाया है कि क्या लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आएगा हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सिर्फ यही था, बाकी के जो पॉइंट्स है रीड आउट कर लो, मैंने आपको जो यहाँ समझाया है ना सारा ये सब कुछ, वही पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेकेंड कॉम्पोनेंट, अंडर सेकेंड कॉम्पोनेंट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब वो तो मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हर साल कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जो चेंजेस लाता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट, ठीक है। बात आई मैम ये फाइनेंस एक्ट कैसे आएगा, तो इसके लिए ना, अच्छा स्टूडेंट्स आज आपसे ना बल्कि एक स्टोरी डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा सा। क्या हुआ ना, आपको पता स्टूडेंट्स मेरी ना एक फ्रेंड है, अब उसको उसको लगा कि भाई कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के लिए ना एक एक्टिवा परचेज करते हैं, कि रोज रोज उसके लिए ई रिक्शा या बस से जाना ना मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल हाँ पता है मुश्किल हो रहा था। तो चलो उसने सोचा भाई एक्टिवा, बट उसके घर का क्या रूल था कि जब तक ये पढ़ाई पूरी नहीं होती, उसके घर का सदियों से रूल चलता आ रहा था कि एक तरीके से मान लो लॉ बन गया था, कानून बन गया था उसके घर का कि भाई जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी एक्टिवा तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पता लगाया मार्केट में भाई एक्टिवा कितने की आनी है, पता चला 55,000 की। मुझे नहीं पता कितने की आनी है, मैंने ऐसे ही लिख दिया सिर्फ,
चलो अब वो इस प्रपोजल को लेकर ना कि भाई 55,000 की एक्टिवा है, मुझे दिलवा दो क्योंकि टाइम सेव होगा तो मैं जल्दी घर आ पाऊंगी और ज्यादा पढ़ पाऊंगी, वो गई अपने पेरेंट्स के पास। ठीक है, पहले गई अपने मदर के पास कि भाई देखो ऐसे ऐसे करके बात है, आऊंगी तो आपके साथ भी थोड़ा बहुत काम करवा लूंगी, फायदा होगा। फिर गई फादर के पास, उसने बोला भैया मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो फायदा होगा। ठीक है, अब मदर और फादर ने कहा कि बात तो लग रही है सही, मतलब उन्होंने तो एग्री कर दिया भाई एक्टिवा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होता, जो हेड ऑफ द फैमिली है मतलब जो ग्रैंड फादर है आपको उनसे भी पूछना पड़ेगा। भी हमने तो अपनी अप्रूवल दे दी, लेकिन ग्रैंड आप ये बना लेना कंप्लीट एग्जाम्पल बाद में। ठीक है, ग्रैंड फादर से भी एक बार पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब पास होगी उसकी एक्टिवा की मंजूरी मिल गई कि चलो मिलेगी, तो फिर ये ग्रैंडफादर के पास उसका ले आ गया कि भी ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने कहा बात तो सही लग रही है, तो चलो मैं इस पर अपनी असेंट दे देता हूँ। असेंट मतलब कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, एक तरीके से हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिया, भाई जाओ ले आओ। अब क्या हुआ स्टूडेंट, एक्टिवा तो आ गई, लेकिन साथ ही साथ में जो सदियों से उस घर का कानून बना आ रहा था कि भाई जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी एक्टिवा नहीं मिलेगी, वो भी चेंज हो गया। हुआ ना। चलो अब देखो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट से कैसे सारा एग्जाम्पल रिलेट कर रहा है आपका। स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड जिसको कि एक्टिवा चाहिए थी, तो वो अब यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर। अब स्टूडेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर, करंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की, मिसेस निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उन्होंने क्या किया, वो अपना स्टूडेंट्स पूरे साल का जो बजट होता है कि भाई नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, वो उस बजट को लेके जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे बजट है, ऐसे ऐसे खर्चे होने चाहिए, इस पर बैंकिंग सेक्टर पर इतना लगना चाहिए, टैक्सेशन में इतना होना चाहिए, ऐसे ऐसे इनकम टैक्स लगना चाहिए, कंपनीज के लिए इतना इनकम टैक्स का रेट होना चाहिए, वो सब कुछ। ठीक है, फिर इस बजट को वो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है। कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे वो फ्रेंड कौन हुई, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, एक्टिवा क्या हुआ, बजट। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, आप सबको पता होगा ना, कौन कौन से होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब बना लेना ना एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है, अभी पहले समझ लो। अब स्टूडेंट लोकसभा मतलब जैसे कि यहाँ मदर और फादर से अप्रूवल ली गई थी, तो लोकसभा में अप्रूवल ली जाती है कि भाई लोकसभा में पास हो गया बजट। फिर और किस में पास करवाया जाता है, राज्यसभा में पास करवाया जाता है, मतलब बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में उसको पास करवाया जाता है। लेकिन फिर क्या होगा, क्या वो एक्ट बन जाएगा, नहीं। क्या होगा स्टूडेंट, जो ये फाइनेंस अभी तक क्या हो रहा है, सिर्फ बजट चल रहा है। ठीक है, बजट को लेके जाके प्रपोजल हुआ, फिर जैसे कि ग्रैंड फादर की असेंट ली थी, अब असेंट आफ्टर जब इन्होंने अप्रूवल दे दी है, असेंट लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। कौन उस पर साइन करता है, कौन अपनी असेंट देता है कि भाई चलो पास, फाइनल पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो बजट है वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव देयर असेंट टू दैट बजट, वो बजट बन जाता है, अभी तक जो सिर्फ फाइनेंस बजट था वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल गए। एक्टिवा कब आएगी फाइनली, जब ग्रैंडफादर हाँ करेंगे, साइन करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया फाइनेंस एक्ट। अब जैसे मैंने कहा था एक्टिवा आने से घर का कानून बदल गया कि भाई अब मिलेगी आगे भी बच्चों को, तो ऐसे ही फाइनेंस एक्ट से चेंजेस हो जाते हैं हर साल के फाइनेंस एक्ट से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, क्लियर। तो समझ आया ये पूरा एनुअल फाइनेंस एक्ट कैसे आता है स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड से पूछ के देखें, उन्हें समझ ही नहीं आता। कई बार मैंने देखा जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एनी वन, बट जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम ऐसे ही पढ़े हैं, लेकिन जो और फ्रेंड्स हैं उनको कंफ्यूजन होती है, तो कोई नहीं ना, हेल्प देम ऑल्सो। ओके, बता देना ये स्टोरी। चलो अब स्टूडेंट, एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। ओके, तो पार्लियामेंट में जो स्टूडेंट बजट सेशन होता है, वो वहां पर उस फाइनेंस बजट जिसका कि एक्चुअली में
जो लीगल नेम है डेट इज फाइनेंस बिल। ठीक है, आपने देखा भी होगा न्यूज में कि भाई फाइनेंस बिल आने वाला है। ओके, तो वो फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट बजट सेशन में प्रेजेंट करते हैं। देन स्टूडेंट, व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा जब उसको पास कर देती है और उसके बाद जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, और इसी के थ्रू हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ओके, अब स्टूडेंट, इस फाइनेंस एक्ट के कुछ शेड्यूल्स हैं, उसके आगे कुछ पार्ट्स हैं, बट ये पार्ट अभी हम रखेंगे पेंडिंग, इसी हम चैप्टर में करेंगे बट एट अ लेटर लेक्चर। ठीक है, अभी नहीं। तो यहाँ पर आप सिर्फ पेंसिल से मार्क करना पेंडिंग कि आप इसको इरेज कर सको। अब हमने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए। द फर्स्ट कंपोनेंट विच वी हैव कवर्ड इज अबाउट आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्लियर? क्या एनुअल फाइनेंस एक्ट के बाद अब कोई और कंपोनेंट है? यस, बिल्कुल। सबसे पहली बात, आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? तो जैसे मैंने बात करी आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है स्टूडेंट? 2020-21। ठीक है, तो जो फाइनेंस एक्ट है आपके लिए एप्लीकेबल दैट इज ऑफ 2020। ठीक है, तो जो ये पहले वाला साल होता है, क्योंकि इसी के पहले एक्चुअली क्या होता है कि थोड़े महीने पहले फेब में मान लो कि बिल बनाता है, एक्ट बनता है, वो सब कुछ, तो फाइनेंस एक्ट 2020 आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। नाउ we are going to explain, I'm going to actually explain about you the component, the third component of income tax law, that is income tax rules. Income tax rules 1962. Yes, you heard it very right. जैसे इनकम टैक्स एक्ट का साल है 1961, 1961, इनकम टैक्स रूल्स का साल है हमारा 1962। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास ना एक बोर्ड है। अब जैसे क्या होता है, स्कूल में अलग से एक कमेटी होती है जो सारे रूल्स फ्रेम करती है। ठीक है, कि कोई एडमिन कमेटी है या ऐसा कुछ, ऐसे ही स्टूडेंट इनकम टैक्स के रूल्स को, इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स हैं उनको कौन देखता है? मतलब कि हमारे एक्चुअली रूल्स को नहीं, पूरे इनकम टैक्स को देख कौन रहा है? क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, कौन? तो रूल्स जो बनाए हैं इनकम टैक्स के लिए, डाटा फ्रेम, नॉट इवन द रूल, जो लॉ बनाया है वो बनाया है पार्लियामेंट ने, लेकिन जो इसकी देखभाल करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है ना, मतलब इसका एडमिन डिपार्टमेंट कौन है? तो वो है स्टूडेंट्स हमारा इसका एडमिन डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, लुक आफ्टर करता है इनकम टैक्स की भाई सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब है स्टूडेंट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स है। तो चलो, कौन सा इसका एडमिन डिपार्टमेंट है? तो एडमिन डिपार्टमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है पूरे इनकम टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की इनफैक्ट, तो दैट इज द सीबीडीटी। ठीक है, तो जितना डायरेक्ट टैक्स है, जो हमने दो तरीके का डायरेक्ट टैक्स डिस्कस किया था इन द प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर, तो वो है सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट इट्स फुल फॉर्म in your examination by the question of multiple choice question. Okay, तो MCQ में आता है कि CBDT की फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बच्चे गलती करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स नहीं, कंप्लीट डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड यही है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो दैट इज CBDT। ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या CBDT? बच्चे पार्लियामेंट में टिक कर देते हैं कि पार्लियामेंट पढ़ा था, एंट्री नंबर में हमने पढ़ा था। नहीं, एडमिन डिपार्टमेंट है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, सीबीडीटी के पास ये पावर है कि वो उसका लुक आफ्टर करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और स्टूडेंट जितने भी रूल्स है, जैसे लॉ को किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। रूल्स कौन बनाता है? तो सीबीडीटी के पास ये एम्पावरमेंट है, पावर है कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो उसको बना सकती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि जिससे इनकम टैक्स अच्छे से चल पाए, इसीलिए सीबीडीटी टाइम टू टाइम इसके लिए रूल्स बनाती है, और उन रूल्स को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब जैसे कि हमारे पास सेक्शन का आगे सब सेक्शन था, क्लॉजेस था, सब क्लॉजेस, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, इन द सेम वे रूल्स के आगे सब रूल्स हैं, प्रोवाइजो है और एक्सप्लेनेशन भी है।
ठीक है। तो रूल्स के आगे फर्दर क्या क्या होंगे, ऑब्वियसली सबसेक्शन या क्लॉज तो नहीं होगा, रूल्स के आगे है सब रूल, प्रोवाइजो और उसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब स्टूडेंट इसी के साथ बस हमारा थर्ड कंपोनेंट भी यहीं पर ओवर होता है। अब स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ कंपोनेंट आ रहा है, फोर्थ कंपोनेंट है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब ये क्या है, बहुत इजी कंपोनेंट है ये इनकम टैक्स लॉ का। स्टूडेंट्स क्या होता है ना, मान लो कोई एक नया ना कोई लॉ आया इनकम टैक्स में, लेकिन पर्सन हो गए कंफ्यूज कि अरे भाई इसमें ऐसा करना है या वैसा करना है, क्योंकि आप व्हाट्सएप करके तो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछोगे नहीं, कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, तो उन कंफ्यूजन के लिए हमारे स्टूडेंट्स क्लैरिफिकेशन इशू की जाती है, और उस क्लैरिफिकेशन को कैसे इशू करते हैं, बाय द वे ऑफ सर्क्यूलर। ठीक है, तो सर्क्यूलर्स को हम किस लिए इशू किया जाता है, फॉर क्लैरिफिकेटरी पर्पस, क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो समझ आया, सर्कुलर्स क्या होते हैं, जो क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्लैरिफिकेटरी मैटर वो करते हैं, इशू डाटा सर्कुलर्स। फिर आता है नोटिफिकेशंस क्या है। तो जैसे स्टूडेंट्स हमें पता है ना, जब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर हमारे ICSI या फिर ICMI जितने भी हैं स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस, इनफैक्ट क्या करते हैं, भाई एग्जाम की डेट आने वाली है, कैसे निकालते हैं, कॉल करके बताते हैं नहीं, वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे ही जब उनको कुछ बताना होता है इनकम टैक्स को भी, तो दे ऑल्सो इशू अ नोटिफिकेशन। क्लियर। अब देखो, पहले सर्कुलर्स का पढ़ा रही हूँ आपको, फिर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। सर्कुलर्स को कौन इशू करता है, जो उसका एडमिन डिपार्टमेंट है पूरे इनकम टैक्स का, कौन है, CBDT। सो CBDT कैसे करेगा, फ्रॉम टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो MCQ में जो मेन आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करो कि एक तो इशू कौन करता है, CBDT, वो मैंने बता दिया, एडमिन डिपार्टमेंट है एक तरीके से, एग्जाम में मत लिखना एडमिन डिपार्टमेंट, ये सब याद रखने के लिए। किस लिए आ जाता है ये, सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशन के लिए। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफिकेशन वर्ड लिखा था ना, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन और समझाया ये सब कुछ लिखा था, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए माइंड में रखना कि सर्कुलर्स का ये मेन इसका है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको समझ आ गया कि जो एक्सप्लेन करता है, बट सर्कुलर इज अ न्यू टर्म फॉर यू, इसलिए हाईलाइट करो। चलो, सर्कुलर्स किस लिए इशू किए जाते हैं, तो स्टूडेंट सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं कि मान लो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनको कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो उनके लिए भी सर्कुलर्स आ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन आ सकती है, या फिर जो नॉर्मल पर्सन है आपके और मेरे जैसे, ठीक है, उनको बोलते हैं असेसी। क्यों बोलते हैं असेसी, वो भी हम बात करेंगे। तो उन कॉमन मैन के लिए भी सर्कुलर्स निकाले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी सर्कुलर CBDT इशू करता है ना, वो किस किस के लिए निकाल रहा है, सर्कुलर्स निकाल रहे हैं वो ऑफिसर्स के लिए और आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन के लिए। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं असेसी। अब फ्रेंड, ऑफिसर्स की ये मजबूरी हो जाती है, मतलब उनके लिए बाउंडेशन है कि दे आर बाउंड बाय द सर्कुलर्स, मतलब जो क्लैरिफिकेशन दे दी ऑफिसर्स को वो माननी ही माननी पड़ेगी। दे हैव द नो चॉइस, दे हैव नो ऑप्शन कि भाई मानना चाहे मानेंगे, अदरवाइज नहीं। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, माननी तो पड़ेगी। ठीक है, सो ये उनके लिए बाउंड है, ये बाउंड है बाय द सर्कुलर। बट स्टूडेंट्स इन द अनदर वे जो असेसी हैं, अब एक बात बताओ, क्लैरिफिकेशन है, खुद सोचना, मैं बोलती हूँ कि भाई मैंने तो पढ़ी नहीं क्लैरिफिकेशन, अभी सर्कुलर आया, नहीं पुराने वाले के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो ये चल रहा था, मैं तो ऐसे ही चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है ना, किसी भी तरीके से इंटरप्ट किया, उसको इंटरप्रेट किया है, सॉरी नॉट द इंटरप्ट, दैट इज इंटरप्रेट किया है। तो स्टूडेंट असेसी पर ये बाउंडेशन नहीं होती, मतलब अगर उनको लगता है कि जो क्लैरिफिकेशन आई है ये मेरे फायदे में रहेगी, इसके अकॉर्डिंग टैक्स भरा, फायदा रहेगा, तो मान लो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली आपको एग्जामिनेशन में ये मिल जाता है, एग्जाम पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। द डिपार्टमेंट जो है वो सर्कुलर से बाउंड अप है, लेकिन जो ये सर्कुलर्स हैं दे आर नॉट बाउंडिंग ऑन द असेसी, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर, मुझे लग रहा है फायदा है तो मैं लूंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब उसका मतलब मान लो। चलो, अब नोटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, CBDT ने क्या इशू करे हैं, क्लैरिफिकेशन इशू करी है, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है इसको कौन इशू करता है ना, तो नोटिफिकेशंस को ऑन द अदर हैंड दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब जैसे चलो इसका भी आपको बता देते हैं,
अगर स्टूडेंट्स आप ऑफिस जा रहे हो, आर्टिकल शिप कर रहे हो, तो क्या होता है कि डेट एक्सटेंड होनी है। मान लो कि भाई ये था कि इनकम टैक्स नहीं भी करे कोई नहीं, आपने नॉर्मली भी सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट मान लो 31 जुलाई है। अब ये था पीछे पेंडेमिक में भी हुआ कि भाई डेट एक्सटेंड हो, डेट एक्सटेंड हो, नहीं कर सकते काम घर पे बैठ के ऐसे कि लॉकडाउन चल रहा है। तो हमें क्या, हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या, हम किसका वेट कर रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन आए। कौन इशू करता था नोटिफिकेशन? क्या कभी सीबीडीटी से आया? नहीं, वो नोटिफिकेशन इशू करती है स्टूडेंट्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नॉर्मली इट इज इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो वो क्या है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सर्कुलर्स कौन इशू करता है? सीबीडीटी। ठीक है, नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, और सर्कुलर्स सीबीडीटी। चलो, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बोला कि जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, और सर्कुलर्स को कौन इशू करता है? सीबीडीटी। लेकिन अब मुझे एक बात बताना, सीबीडीटी क्या है? एक तरीके से एडमिन डिपार्टमेंट है। लेकिन अब अगर सीबीडीटी को लगता है कि भाई हमारे इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए ये पॉइंट भी होना चाहिए, तो उनके पास भी ये पावर है कि फिर वो रूल बनाए और उसको नोटिफिकेशन के थ्रू इशू कर दें। लेकिन मेनली कौन इशू करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि क्या सीबीडीटी इशू कर ही नहीं सकती, तो आंसर इज फॉल्स। नो, वो कर सकती है। कब करेगी? उनको लग रहा है भाई करनी चाहिए तो वो भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली दे आर इशूड बाय द सीबीडीटी। टेंशन ना लो, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सीबीडीटी के पास भी ये पावर है, मतलब मेन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सीबीडीटी के पास भी पावर है दैट दे कैन मेक और अमेंड, मतलब चेंज कर सकते हैं किसी रूल को का इशू ऑफ नोटिफिकेशन। अब देखो, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाता है। अब उनको लगा भाई जो हमने रूल बनाया है, वैसे नॉर्मली नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब सीबीडीटी को लगता है भाई जो हमने रूल बनाया ना, अब टाइम के साथ इसको चेंज करना चाहिए। कैसे करें? पूरा रूल डिलीट करके बनाए? नहीं, वो क्या कर सकते हैं, या तो वो कोई नया रूल बना सकते हैं, या फिर उनको लगता है पुराने किसी रूल में चेंज करना है, मतलब अमेंडमेंट करनी है, अमेंड करना है। तो कैसे करें? बनाया किसने है रूल को? सीबीडीटी ने बनाया है ना, तो ऑब्वियसली इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी किसको पावर है इशू करने की, इससे कुछ चेंजेस वगैरह के लिए? हमारी सीबीडीटी को। ठीक है, तो आपको समझ आया कि कब नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी? अगर कोई एक्ट है, एक्ट में कुछ चेंज वगैरह करना है, एक्ट के लिए कोई भी प्रोविजन लाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन नोटिफिकेशन इशू जो है वो सीबीडीटी कब करेगी? अगर रूल से रिलेटेड कुछ बनाया है या कुछ चेंज किया है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे इनफैक्ट इसको हाईलाइटर से मार्क कर लो, दैट विल बी मोर इजी फॉर यू। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब पूरे एक्ट के लिए। बट सीबीडीटी के पास पावर कब है? जब कुछ रूल में चेंज करना हो, रूल नया बनाना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ कंपोनेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकंड हमने पढ़ा एनुअल फाइनेंस एक्ट, थर्ड हमने पढ़ा था हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962, फोर्थ हमने पढ़े सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, फिफ्थ वन इज केस लॉ। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि अगर दो पर्सन की आपस में कुछ झगड़ा होता है, डाउट होता है, भाई वो कहता है मैं ए, मिस्टर ए कह रहा है ऐसे ही मानूंगा, मिस्टर भी कहता है मैं ऐसे करना चाहता हूँ, क्या करते हैं? कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं। अब स्टूडेंट जब वो केस बन जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो बन जाता है, वो जो केस का वर्डिक्ट आता है ना, भाई केस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, ये जीता ये हारा, वो पूरा बन जाता है। जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने, दैट इज केस लॉ। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड भी जितने भी डिसीजन कोर्ट देती है कि आपस में, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर्स और एसएससी की, नॉर्मल पर्सन की कोई बात चल रही थी, कोर्ट आई बीच में, उन्होंने कुछ डिसीजन दिया कि जो पर्सन था वो कोर्ट चला गया कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे ऐसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पूरा डिसीजन बन जाता है, दैट इज डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स, वो बन जाता है केस लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा इसमें फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्पोनेंट इज केस लॉ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट देखो, आप पार्लियामेंट क्या है बनाया, तो एक्चुअली पार्लियामेंट में बैठे तो इंसान ही है ना, तो अब जरूरी तो नहीं है कि वो सारे मैटर्स के बारे में सोच लें। तो जहां उन्होंने कुछ नहीं लिखा लॉ में, कुछ डिस्प्यूट हो गया,
तो पर्सन्स और इवन द ऑफिसर्स, द पर्सन जो है वो जा सकते हैं कि वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, दैट इज एपेक्स कोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ के जो डिसीजन होंगे, या फिर अगर हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं तो जो डिसीजन होंगे वो हो जाएंगे केस लॉ, उसके अकॉर्डिंग भी आप इनकम टैक्स में देख सकते हो। क्लियर? चलो, अब बात आती है कि हाई कोर्ट के डिसीजंस कहाँ चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली हाई कोर्ट जो होती है एक स्टेट की होती है, तो जो हाई कोर्ट के डिसीजन आएंगे वो चलेंगे उस स्टेट में जहाँ का वो जुरिस्डिक्शन कोर्ट थी, और जो सुप्रीम कोर्ट के आते हैं वो पूरे इंडिया के लिए चलते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार इसको रीड आउट कर दूं। Case law refer to decision given by courts. It is not possible for Parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in the implementation of any act. Hence, the judiciary will hear the disputes between the assessee and the income tax officer, मतलब डिपार्टमेंट के बीच, और फिर वो देती है अपने डिसीजन। एपेक्स कोर्ट कौन सी है कंट्री की? हाईलाइट करो इसको एमसीक्यू के लिए, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट देगी डिसीजन पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, और डिसीजन गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट्स विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट इन विच सच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। ओके, अगर हरियाणा की हाई कोर्ट है तो हरियाणा वाले मैटर्स पे, मतलब होता क्या है ना स्टूडेंट, कि आगे मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी का जो केस था, अब उसमें बोला कि भाई फेवर जाता है मिस्टर ए के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई एसएससी आता है तो वो कह सकता है कि भाई देखो केस लॉ हुआ था वो मिस्टर ए मिस्टर बी के केस में, ठीक है, वो हरियाणा का था, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था मिस्टर ए के फेवर में, सेम केस मेरा है तो मेरे ही फेवर में आप भी अब मान जाओ, क्योंकि उस केस लॉ में ऐसा आया था और वो भी हरियाणा का था, मैं भी हरियाणा का हूँ, ठीक है। मतलब हरियाणा की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, एंड इवन मेरा जो केस चल रहा है दैट इज ऑल्सो टू हरियाणा। क्लियर? समझ आ गया? बस यही था स्टूडेंट्स हमारा टोटल 5 कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4। ये बताता है कि भाई इनकम टैक्स कैसे कैसे लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो कि जो सेक्शन 4 है वो है लेवी ऑफ इनकम टैक्स है। इवन इफ यू वांट, इवन अगर आपको लग रहा है ज़्यादा सेक्शन ना याद करके जो इम्पॉर्टेंट है वही करने हैं, सो यू कैन स्किप दिस सेक्शन नंबर। ओके, ये जो लेवी ऑफ इनकम टैक्स है ना, दैट इज अबाउट द कंप्लीट इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ से नहीं करना, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा आप रिविजन कर रहे होंगे तो वहाँ से आप इसको, जो मैंने चार्ट दिया है सिर्फ ये चार्ट पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा जब तक आप वो नहीं करोगे आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा। दिया भी मैंने यहाँ पर इसलिए कि जब रिविजन करते टाइम आपको इजी हो। फिर आता है कि स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला असेसी, ये असेसी कौन है, फिर मैंने बोला कंपनी, कंपनी कौन है, इनकम किसको मानेंगे। इसका मतलब इन सबके लिए जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन दी हुई होती है, ठीक है। तो पूरे इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन नंबर 2 में। अब जैसे सेक्शन 2 का आगे क्लॉज था 1A, फिर था 1B, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज हैं, बट आपको क्लॉज नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, उतना करो जितना याद रहे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि डेफिनेशंस जो हैं वो दी हुई हैं सेक्शन नंबर 2 में। ऐसे ही जीएसटी में भी आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 जो हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 2 में जीएसटी की डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है। हाँ, रिविजन भी हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट जितनी भी मैं आपको मान लो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ असेसी, या मैंने कोई टर्म्स यूज़ करी फॉर एग्जाम्पल गुड्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जो इनकम टैक्स एक्ट ने उनकी डेफिनेशन दे दी, कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 में। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको इनकम टैक्स ने भी डिफाइन नहीं किया, तो आप उसका मतलब कैसे देखोगे। तो नॉर्मली हम उस टर्म को कैसे समझते हैं, या डिक्शनरी में जो नॉर्मली हमारे पास डिक्शनरी होती है उसमें क्या मतलब है, हम वही उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो टर्म्स डिफाइन है एक्ट में, जो सेक्शन 2 में लिखा है, आपको वही मानना है कि ये मतलब है। लेकिन जो डिफाइन नहीं है एक्ट में, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में, तो कैसे समझोगे। तो रेफरेंस कैन बी मेड टू जर्नल क्लॉजेस, एक्ट और डिक्शनरी जो हम नॉर्मली समझते हैं, ठीक है। अब आता है एक एक करके की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम पहले की सेक्शन 2 की डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन नंबर 2 जितना अभी तक पढ़ा है फटाफट से उसकी रिविजन कर लो। ओके